अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो बिहाइंड द विकेट। मैं हूं आपका होस्ट फैसल इलियास। सेंचुरियन टेस्ट तीसरे दिन ख़त्म हो चुका। पाकिस्तान 6 विकेटों से शर्मनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा और वही सेम रीजंस दिखते हैं हमें। बैटिंग हमारी फिर कोलैप्स हुई और एक शर्मनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा हमें। आज के शो में हम ये फाइंड आउट करेंगे कि जो हमारी प्लेइंग 11 थी उससे क्या गलतियां हुई और क्योंकि ये गलतियां बार बार हो रही हैं तो जो हमारी मैनेजमेंट है, हमारे बैटिंग कोच हैं, फील्डिंग कोच हैं, हमारे बॉलिंग कोच हैं और जो हमारे हेड कोच हैं, जो हेड कोच तो बड़े बड़े कारनामे भी कर रहे हैं, उसके बारे में बात करेंगे। और ये रीजंस निकालना इसलिए ज़रूरी है कि अब हम ऑब्वियसली टेस्ट मैचेस हमारे इतने ज़्यादा नहीं हैं। वर्ल्ड कप से पहले 2 टेस्ट मैचेस बाकी रह गए हैं। उसके दौरान जो कप्तानी के हवाले से और टीम में प्रॉब्लम्स के हवाले से बात हो रही है तो ये बड़ा ज़रूरी है फाइंड आउट करना कि क्या रीजंस है जिसके वजह से हम मैचेस हार रहे हैं और आगे सरफराज अहमद की कप्तानी का क्या हाल होने वाला है। इन सब पे बात करने के लिए हमारे साथ हैं वेरी सीनियर जर्नलिस्ट सोहेब अलवी साहब। सोहेब साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका शो पे होने के लिए। सोहेब साहब सबसे पहले हम देखते हैं कि कैसे पाकिस्तान ये टेस्ट मैच हारा है। हमारी प्रोडक्शन टीम ने एक पैकेज बनाया, वो पैकेज देखते हैं, हाईलाइट्स दिखाते हैं, फिर बातों को कन्वर्ट ना कर सके। सोहेब अलवी साहब, सेकंड डे टीक पे अगर देखा जाए तो हम ऐसी पोजीशन में थे कि हम 50+ की लीड पे थे, सिर्फ 1 विकेट डाउन थे, 101 रन पे हमारा एक खिलाड़ी आउट था। लग ऐसा रहा था कि हम अगला सेशन सर्वाइव कर जाएंगे, 1-2 विकेटें और गिरेंगे शायद और अगले दिन हम ऐसा स्कोर करेंगे 250 का कि जिसको आप रोक सकेंगे और जीतने की पोजीशन में आ सकेंगे। क्या हुआ होगा, टीम में क्या डिस्कशन हुई कि कैसे विकेटें गंवानी है, क्या ये डिस्कशन हुई है? नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं हुई होगी कैसी गंवानी है, लेकिन ये ज़रूर है कि साउथ अफ्रीका जो थिंक टैंक है उसने सोच रखा था किस तरह इनको आउट करना है। ठीक है, क्योंकि इन्होंने फॉर एग्जांपल अगर असद शफीक की हम बात करें, इन्होंने देखा था कि जब सेकंड टेस्ट बल्कि फर्स्ट टेस्ट अगेंस्ट न्यूजीलैंड जब असद शफीक ने आउटसाइड दी ऑफ स्टंप बहुत केयरलेस शॉट खेला था, उनको ये पता था कि इसका नेचर ऐसा है कि ये ज़्यादा देर रेजिस्ट नहीं कर सकता। ठीक है, तो वो लोग एक प्लान के साथ आए थे। अब सरफराज अहमद को देखो, सरफराज अहमद की जो टेक्निक है वो झुकता है और फिर उठ के खेलता है। तो अगर बॉल आउटस्विंग खुशामदीद आफ्टर द ब्रेक ऑन बिहाइंड द विकेट। हमारे साथ हैं सोहेब अलवी साहब और हमें सेंचुरियन से ज्वाइन किया है वेरी रिनाउंड स्पोर्ट्स एनालिस्ट ज़ैनब अब्बास साहिबा ने। सोहेब अलवी साहब ऑलरेडी हमारे साथ थे। ज़ैनब, आपका वेलकम करते हैं शो पे। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच। वालेकुम सलाम। ज़ैनब, सेंचुरियन में हम पहला टेस्ट हार चुके हैं, टॉस जीत के ये मैच हारना, उसके बाद हारने के बाद हाउ इज द टीम्स मोरल ओवर देयर? मोरल ठीक है, ऑब्वियसली मैच हारे तो है, लेकिन उसके बाद अब यही है कि आगे का क्या किस तरह की टीम को देखे करना, क्या क्या was quite answer the question, लेकिन आई थिंक यहाँ पे काफी बेहतर हो गया माहौल। आप एक आप हो चुका है मैच हार्ड, so they want to look forward ahead to the next game। तो ऐसे ही है और है कि अब देखते हैं कि अगली टीम के लिए क्या चेंजेस होते हैं कि कुछ तो एक्सपेक्टेड ही है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा ज़ैनब, हमने जो ये सीरीज स्टार्ट की टेस्ट मैचेस की उससे फ़ौरन पहले सरफराज अहमद का ये बयान आया था कि अगर हम ये भी सीरीज़ हारते हैं तो शायद कैप्टनसी के चेंज कर वो एज ए कैप्टन वो स्टेप डाउन होने की भी देखेंगे चीज़ें। सो डू यू थिंक कि वो नेगेटिव माइंडसेट से जाना भी थोड़ा सा हर्ट कर गया? वरना हम फर्स्ट टेस्ट में सेकंड डे हम ऐसी पोजीशन पे थे कि हम 100 for 1 थे, उसके बाद टीम फौरन आउट हुई और फिर हम रोक भी ना सके साउथ अफ्रीका। डू यू थिंक दैट नेगेटिव माइंडसेट हैज कॉज्ड अस दिस गेम? नहीं, ये चीज तो मैंने एक्चुअली उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी पूछी थी। जब वो आए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो मैंने यही पूछा था कि स्किल्स का तो हमें पता ही है, फर्स्ट इनिंग्स में भी बाबर ने स्कोर किया, उसके अलावा जल्दी भी जो है पाकिस्तान टीम स्किल्स तो दिखा चुकी है, फर्स्ट इनिंग्स में अक्सर स्कोर किया है, लेकिन सेकंड इनिंग्स में क्या होता था? तो उन्होंने यही कहा कि जी ये मेंटल एस्पेक्ट है गेम का, प्रेशर ले जाते हैं, दबाव में आ जाते हैं और यही हुआ। 100 for 1 तो आपकी 1 विकेट गिरी है, उसके बाद मुश्किल होता है, इन्होंने एकदम से प्रेशर दे दिया। हमें तो भी ऐसा नहीं था, मतलब वो ऐसी विकेट थी कि जहाँ पे कम से कम 250 से हो ही सकता था। तो इसलिए फिर आई गेस मैच हारे बिकॉज ऑफ बैटिंग। अब वो उसका स्कोर नहीं कर सकी, कैपिटलाइज नहीं कर सकी अपने उस पर। तो अब ये चीजें इनको देखना पड़ेगा आगे वाले टेस्ट जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, शान मसूद की परफॉर्मेंस जो है वो बड़ी तारीफ हुई है और जिस तरह उन्होंने उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जो सहाफ़ियों से वहाँ बात की थी, साउथ अफ्रीका के सहाफ़ी उनकी बड़ी तारीफ कर रहे हैं कि वो बड़े मैच्योर क्रिकेटर हैं, बड़ा टू द पॉइंट बोलते हैं और उनकी रन्स भी उन्होंने पाकिस्तान के लिए सबसे ज़्यादा किए इस टेस्ट मैच में। डू यू थिंक दैट इज़ द ओनली पॉजिटिव दैट वी हैव आउट ऑफ दिस टेस्ट मैच?
नहीं, उनकी इनिंग्स भी थी, बैटिंग वाइज उनकी इनिंग्स भी थी और बाबर की भी थी, दोनों की इनिंग्स बहुत अच्छी थी। स्पेशली शान का तस्वीर के उनसे भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा था कि उन्होंने शॉर्ट बॉल तो थी, बाकी सब प्लेयर्स में सबसे अच्छी खेली थी, क्योंकि उनका पुल और बैट काफी स्ट्रॉन्ग है, स्पेशली पुल जो शॉट है उन्होंने काफी यूज किया, बड़ी कॉन्फिडेंटली। तो मैंने उनसे ये भी पूछा था कि आप ऐसे लगा था कि आप किसी और विकेट पर बैट करें और बाकी किसी और पे, लेकिन आई थिंक ये सारी वही बात है कि मेंटल गेम है। बाकी जो थे वो थोड़ा सा ऐसा लगा था सीनियर प्लेयर्स हैं वो थोड़ी दबाव में, आगे जो यंगस्टर्स हैं उन्होंने परफॉर्म किया। इमाम ने भी जो है 57 किया, फिर उसके अलावा बॉलर में तो अच्छी बॉलिंग कराई ही है। तो एक चीज जो यहाँ पे नजर आती है कि थोड़ी सी आपके सीनियर प्लेयर्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। अशफीक हो गए, सरफराज हो गए, अजहर अली हो गए, कोई कभी करता है स्कोर, कभी कोई नहीं करता, तब तक ही आपका कोर मिडल ऑर्डर जो है नहीं कॉन्ट्रीब्यूट करेगा, तो आप इसी तरह थोड़ा सा क्या कहते हैं सफर करते रहोगे। तो क्योंकि ये साउथ अफ्रीका की विकेट ऐसी है कि आपको हर एक की तरफ से थोड़ी बहुत कॉन्ट्रीब्यूशन चाहिए, रन टू फॉर श्योर चाहिए। ठीक है, तो आप देखते हैं कि अगले मैच में क्या किस तरह से देखते हैं, बट डेफिनेटली इतना मतलब है कुछ चेंजेस एक्सपेक्टेड हैं आफ्टर दिस लॉस। ठीक है। अच्छा, फ़हीम अशरफ, डू यू थिंक कि हम थोड़ा सा अगर सिलेक्शन में फ्लेक्सिबल होते, यासिर शाह की जगह हम फ़हीम अशरफ को खिलाते, डू यू थिंक कि वो थोड़ा सा हेल्प कर जाता हमें? बिल्कुल, वो फिर बैटिंग भी कर लेते हैं, तो एक तरह से बॉलिंग ऑलराउंडर है, तो वो उसका फायदा होता है टीम को। तो और वैसे भी आपको याद होगा लॉर्ड्स में उन्होंने करीब किया था नीचे लोअर मिड ऑर्डर में आके, तो ये एक्सपेरिमेंट हुआ था, खिलाना चाहिए था। आई थिंक अब अपने मैच में खिलाएंगे तो उनका फायदा भी है, बैटिंग भी करना चाहिए खिलाने का। तो लेट्स सी क्या होता है। ठीक है, केप टाउन की पिच के बारे में कोई रिपोर्ट है कि किस तरह की पिच होगी? बिकॉज ये वाली पिच तो हमने देखी कि ग्रास भी था, अनइवन बाउंस भी था, और पहला ही मैच पाकिस्तान को ऐसा दिया गया कि पाकिस्तान एडजस्ट ना हो पाए। डू यू थिंक के सेम काइंड ऑफ अ पिच विल बी देयर, या आपको लगता है कि थोड़ी सी बैटिंग के लिए साजगार होने वाली है पिच केप टाउन में? जितना मैंने सुना है उसमें केप टाउन पिच में नॉर्मली टर्न होता है और पहले दिन इसी तरह हल्की मूवमेंट होती है, फिर सेकेंड और थर्ड डे जो है वो अच्छा होता है। बट अगेन वही बात आ जाती है कि कंडीशन का जैसे भी हो, यू स्टिल हैव टू टेक रिस्पांसिबिलिटी एंड यू नो स्कोर। तो उम्मीद यही है, सुनने में आ रहा है कि शदाब खान खेलेंगे, उनकी बैटिंग भी है, उस पर थोड़ी सी आपकी टीम स्ट्रेंथन भी हो जाती है, फिर भी करा लेते हैं, यू नो अच्छे फील्डर भी हैं। तो सुना है कि उनकी भी वापसी का इम्कान है, फिर मोहम्मद अब्बास आ रहे हैं, वो भी खेलेंगे। तो आई थिंक आपकी टीम जनरली थोड़ी सी बेटर ज़्यादा तगड़ी होगी। ठीक है, हारिस सोहेल पे कोई न्यूज़ है कि विल ही बी अवेलेबल फॉर द सेकंड टेस्ट, या आपको लगता है कि हम बैटिंग में उसी प्लेयर्स के साथ जाएंगे? शान मसूद आई थिंक कि अभी जो है उन्होंने कहा है कि वो उसको मॉनिटर कर रहे हैं, अभी उस पर कोई कॉन्फर्मेशन हमें नहीं मिली कि वो खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे। अभी उसकी वो जो टीम और था उसको वो मॉनिटर करेंगे और एक आध दिन में पता चल जाएगा कि इतनी स्पेशल वो नॉट। और ये भी देखते हैं कि वो अगर आते हैं तो वो किसकी जगह पे आते हैं, तो ये भी क्वेश्चन होगा, तो वो कुछ दिन मेरे ख्याल से क्लियर हो जाएगी। बिल्कुल सही। सोहेब अलवी साहब हमारे साथ हैं, वो भी कुछ क्वेश्चन पूछेंगे आपसे। जी सोहेब साहब, एनी क्वेश्चन? अस्सलाम वालेकुम ज़ैनब, पहला सवाल तो आई थिंक फैसल ने पूछ लिया, मैं भी हारिस सोहेल के बारे में ही पूछ रहा था। एक तो ये है कि जो उनकी इंजरी थी ये रिकवर हुई है या कोई नई इंजरी थी? नहीं, ये वही है जो पहले भी थी, लाइक काफी देर से उसको थोड़ा सा ना नी में प्रॉब्लम आ रहा था, तो वो इंजेक्शन लेके खेली जा रहे थे, लेकिन हारिस को काफी देर से ये प्रॉब्लम रहा है, उसका जो नी है हो रहा है। तो इट्स नॉट अ न्यू थिंग, ये पहले ही थोड़ा सा प्रॉब्लम था, लेकिन वो इतना नहीं था कि वो मैच ना खेल सके। आई थिंक इस टेस्ट मैच से पहले वो कुछ ज्यादा ही एग्रीवेट हो गई थी। तो आप पता ही है हारिस का नी इंजरी के साथ रहा है स्ट्रगल, उनका नी के साथ हमेशा से ही एक स्ट्रगल रहा है। तो लेट्स सी, बट अभी मैं कुछ कह नहीं सकती, बिकॉज़ वी हैव टू वेट टू सी कि उसके फिटनेस रिपोर्ट क्या आती है, आई थिंक कैन प्ले द नेक्स्ट टेस्ट और नॉट। बिल्कुल सही। अच्छा, आपको लगता है कि अब्बास अगर टीम में आते हैं तो हसन अली विल हैव टू यू नो मेक अ प्लेस फॉर हिम, या आपको लगता है कि कोई और बॉलर हटेगा और अब्बास आएंगे? नहीं, यहाँ तो कोई बॉलर नहीं होगा। क्या कहते हैं, शाहीन ने 4 रन ली थी, आमिर ने 4 रन ली थी, और इन बॉलर्स ने अच्छा हसन ने भी जो है मतलब ऐसा नहीं है, बट लेकिन ये है कि अब्बास आपका एक बहुत मेन प्राइमरी बॉलर है। बिल्कुल सही। तो वो उसको तो आप साइड पे नहीं कर सकते ना, तो उसमें फिर यही बनता है कॉम्बिनेशन के आमिर, शाहीन, अब्बास एंड फहीम प्रॉब्ली। तो ये आपकी कॉम्बिनेशन बनती है अगले।
ठीक है। अच्छा ज़ैनब, हमें बैटिंग में तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, उस पर तो बात करने के लिए बहुत टाइम चाहिए। बॉलिंग में आपको लगा कि शाहीन शाह अफरीदी तो नए बॉलर हैं, लेकिन आमिर और हसन अली को भी वहाँ पे लेंथ फाइंड करने में थोड़ी मुश्किल हुई और वो राइट लेंथ हिट नहीं हुई, वरना ये मैच की सिचुएशन शायद डिफरेंट भी हो सकती थी। पहली इनिंग्स में आमिर तो 4 विकेट लिए, शाहीन ने भी लिए, तो देखिए आप मतलब के वो भी खेलने आए हैं, इस सकता कि आप उनको उन्होंने जितनी कोशिश कर सकते थे रिस्ट्रिक्ट किया था, आपकी बैटिंग ने आगे कुछ काम नहीं किया। बिल्कुल सही। तो फिर आपकी बैटिंग तो ही है ना, वो क्या आपको 100 पे आउट करते हैं? हमने एग्जैक्टली ये बात की थी कि आपको 100 पे आउट करेंगे तो ही आपके बैट्समैनों में इतनी कैपेबिलिटी कि वो 100 ही रन कर सकते हैं। अच्छा ज़ैनब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे और दोबारा भी आपसे बात होगी। बहुत शुक्रिया आपका और उम्मीद करते हैं कि केप टाउन में हमारी परफॉर्मेंस अच्छी हो। ठीक है, बिल्कुल यही करते हैं। लेट्स सी, अभी कुछ चेंजेस होंगे, इम्कान है कि शायद उनसे काफी भी है, लेट्स सी हाउ इट गोस। ठीक है, थैंक यू सो मच ज़ैनब। सो एक ब्रेक पे जाएंगे, व्यूअर्स वापस आपसे अपनी डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। खुशामदीद आफ्टर द ब्रेक ऑन बिहाइंड द विकेट। अब हम फर्स्ट टेस्ट में जो एक कंट्रोवर्शियल डिसीजन हुआ थर्ड अंपायर की तरफ, उसकी तरफ नज़र डालेंगे कि वो कैच जो है, जो डीन एल्गार का कैच लिया था अजहर अली ने। अजहर अली जनरली ही डजंट टेक दिस काइंड ऑफ स्पेशल कैचेस, शॉकिंग फॉर द टीम बट वेरी वेरी शॉकिंग फॉर द मिकी आर्थर, जिसको हम मिकी द बॉस आर्थर भी कहते हैं अपने शो पे। सो सोएब साहब, कितना एक तो इस कैच की कितनी अहमियत थी मैच के पर्सपेक्टिव से, फिर उसके बाद जानते हैं कि जो लोगों के रिएक्शन है उसके बारे में, और दूसरा ये कि जब भी इस तरह का डिसीजन होता है जिसमें सॉफ्ट सिग्नल आउट होता है तो थर्ड एम्पायर को एक इनफ एविडेंस चाहिए कि वो बॉल जो है उसके अंडरनीथ फिंगर्स नहीं है या वो ज़मीन से लगा है। सो डू यू थिंक कि थोड़ी सी गलती हुई है, थर्ड एम्पायर आउट हो जाता है? सही। लेकिन इसमें ये हुआ था कि आपकी एक फिंगर जो थी वो तो नीचे तो थी, आपकी राइट हैंड की फिंगर्स, लेकिन बॉल का काफी। नाउ आई एग्री टू योर पॉइंट कि अगर वो रेफर हुआ, सॉफ्ट सिग्नल आउट था, कोई परसेंटेज ऑफ चांसेस नहीं कि वो आउट ही होगा, तो हमारे कोच इतना रिएक्ट क्यों कर गए इस पे? देखो, कोच की भी पर्सनैलिटी के ऊपर ज़रा सा क्वेश्चन मार्क उठ रहा है। अब आप ये देखें कि जो कोच का जो रिएक्शन था पब्लिकली, आप खुद सोचेंगे ड्रेसिंग रूम में उसका क्या रिएक्शन होता होगा, जिससे शायद हमारे जो प्लेयर्स हैं वो मेंटली डिस्टर्ब हो रहे हैं। बिकॉज आधा वक्त वो साउथ अफ्रीकन एक्सेंट में अगर बोलता होगा तो हमारी कितने प्लेयरों। अच्छा, वो जो आउट सॉफ्ट सिग्नल था ना, वो एक मैंडेटरी है टू द थर्ड अंपायर, ताकि वो डीआरएस कैटेगरी में नहीं आता। सही है। डीआरएस कैटेगरी में अंपायर नहीं कहता है, उसका फैसला पता होता है थर्ड अंपायर को। यहाँ पे उसको बताना जरूरी है, क्योंकि ये रेफर करने के लिए आपने अंपायर का वो लेना है, वरना अंपायर्स क्या करेंगे कि सारा वक्त यही करके ऊपर थर्ड अंपायर की तरफ भेजते रहेंगे। सही है। तो उन्होंने ये मैंडेटरी रखा है कि फील्ड अंपायर को अपना जजमेंट देना जरूरी है कि आउट है या नहीं आउट है। लेकिन किसी हद तक सोएब साहब ये भी तो ठीक है कि जब सॉफ्ट सिग्नल आउट होता है तो उसमें ज़्यादा चांसेस, मैं कह रहा हूँ, अब मैं वो 90% वाली टर्म यूज़ नहीं करता, लेकिन ज़्यादा चांसेस ये होते हैं, या इसको ऐसे कहें कि थर्ड एम्पायर हैज़ टू हैव इनफ प्रूफ कि यार वो बॉल जो है वो जमीन पे पहले टच किया। तो देखो, वो जो फ्रेम उन्होंने रोक के दिखाया, उसमें तो लग रही है, अगर आप उस पर्टिकुलर फ्रेम को फ्रीज करें तो लग रहा है कि बाउंस कर रही है, तो वो तो बाउंस कर रही है बॉल। और देखो, उसने सबसे पहले जाके स्क्वायर लेग अंपायर से पूछा था, क्योंकि जब स्लिप पे इस तरह के कैचेस होते हैं तो जो ऑन फील्ड अंपायर होता है वो सबसे पहले जाके स्क्वायर लेग से पूछता है कि डिड यू सी, बिकॉज पिच के बाद जरा सी स्लोप होते, वो करके वो सॉफ्ट सिग्नल ना देते, सिर्फ आउट देते तो ये प्लेयर आउट होता। बिल्कुल। एनीवेज, बट जो कोच ने हमारे किया वो बड़ा गलत था, बहुत गलत किया। आई थिंक बिकॉज उसके बाद आप सरफराज अहमद को जो क्रिटिसिज्म हो रहा है उसका जवाब देंगे, सोएब अलवी साहब से जवाब लेंगे उसका। सोएब साहब, ये तो हो चुका, हमने ये सुना है, अब ये जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं, जो अग्रेशन दिख रहा है, हमने ये बहुत बार देखा है कि डग आउट में बैठे हुए वो प्लेयर्स को डांट भी रहे होते हैं। हमने बहुत सारे ये सीन देखे हैं। कहा यह जाता है कि जो आपके टेस्ट की टीम है उसको बड़ा प्यार से चलाना होता है, और हमने देखा है कि हमारे कप्तान भी एक्स्ट्रा अग्रेसिव हैं, वो अपने एक्सप्रेशन से सब कुछ कह जाते हैं। हमारे कोच अब तो कोई ढकी छुपी बात नहीं है, वो तो खुल के सामने ही आ जाते हैं हर चीज़ में। सो डू यू थिंक ये जो जहाँ बिल्कुल ही 360 डिग्री एटीट्यूड है कोच का और कप्तान का, डू यू थिंक कि
मैचेस जीते हुए सिचुएशन से हारने की एक वजह ये भी है कि टीम को प्यार से नहीं रखा जा रहा। आई थिंक बिल्कुल सही पॉइंट है, क्योंकि प्लेयर्स जो हैं, देखो इसमें से कोई 18 साल का लड़का है, कोई 22 साल का है, कोई 24 का है। खुद ही सोचे जब हम 18 या 22 पे होते थे तो हम तो अपने प्रोफेसर से डर जाते थे अगर प्रोफेसर ज़रा सा स्ट्रिक्ट हो जाता था। जब इम्तिहान में बैठते थे, अगर उसकी रेपुटेशन ये है कि जी वो बहुत टफ मार्किंग करता है, तो आधा प्रेशर तो वैसे ही हमारे ऊपर आ जाता था, चाहे हमें सवाल का जवाब आता हो या नहीं आता हो। तो यही कोच की भी बात है। और आपने ये देखें कि इन बैकग्राउंड देखें, ये इनकी फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है। शान मसूद को एक अच्छी अंग्रेजी आती है, एक दो और आपके प्लेयर्स हैं अच्छी अंग्रेजी आती है, आधा वक्त को नहीं पता। अब तो सर कप्तान को भी आ गई हो कि बड़ा क्लोज बैठ के बातें कर रहे हैं, क्योंकि आधा वक्त आपको नहीं पता इन लड़कों को कि वो कोच जो है वो क्या बोल रहा है या उसका मतलब क्या है कहने का। एक लफ्ज के एक टोन से एक मतलब इधर जाता है, एक मतलब उधर जाता है। वेरी ट्रू। तो ये भी देखना पड़ेगा पाकिस्तान मैनेजमेंट को कि आई थिंक इनको मिकी आर्थर को भी काउंसलिंग की जरूरत है। बिल्कुल सही। और शोएब साहब, ये बात सिर्फ यहीं पे नहीं रहती, हमें ये भी हमने सारी इंटरनेशनल वेबसाइट्स पे देखा, बड़ी बड़ी वेबसाइट्स पे आया कि आपके जो 3 सीनियर प्लेयर्स हैं जिसमें अजहर अली हैं, असद शफीक हैं, उसमें सरफराज हैं, इन तीनों का नाम लेके वेबसाइट्स पे आया कि इन तीनों को स्पेशली डांट पिलाई गई है मिकी आर्थर की तरफ से। क्या मैसेज जाता है टीम पे? बहुत गलत मैसेज आता है जब ये चीज़ें बाहर लीक हो जाती हैं। क्योंकि देखो ये तो अंडरस्टूड था कि कोच जो है ही इज गोइंग टू हैव अ हार्ड टॉक। मिकी आर्थर इज डिफरेंट फ्रॉम दीज वेस्टर्न कोचेज, जैसे और भी कोचेज रहे हैं। वेस्टर्न कल्चर ये है कि वो गुस्सा दिखाते नहीं है। सही है। वो फर्मली बात करते हैं, लेकिन वो चीख पकार नहीं करते हैं। ये तो अब ये भी नहीं पता कि जिस वेबसाइट पे खैर पता है मुझे किस वेबसाइट पे आया है, लेकिन ये नहीं पता हमें कि उसने चिंगारी लगाने के लिए। इसी पॉइंट से आएंगे, एक सवाल ले लें। हमारे साथ हैं फिरोज साहब हैं हमारे साथ। फिरोज साहब, क्या सवाल है आपका? भाईजान सवाल है भाई, कप्तानी नहीं सही जा रही सरफराज भी। ठीक है, क्रिकेट खेलते हैं, कप्तानी करेंगे? नहीं भाई कप्तान ये कह रहे हैं कि मेरे अलावा कोई है तो फिर ला दो। सो ये मसला है भैया। शोएब साहब से पॉइंट ऑफ व्यू ले लेते हैं। शोएब साहब, कप्तान ठीक नहीं है, पूरी कौम ये कह रही है। सो नहीं, कप्तान ये फिरोज साहब का पॉइंट तो बिल्कुल सही है कि अब कप्तान के ऊपर बहुत प्रेशर है, बिकॉज वो परफॉर्म भी नहीं कर रहा है विद द बैट। सही है। और बॉलिंग चेंजेस अच्छे खासे थे, ऐसे नहीं है कि वो बॉलिंग चेंजेस सही नहीं थे, लेकिन उसकी जो इस वक्त पोजीशन बनी हुई है वो जैसे ऑस्ट्रेलियन टीम होती है, पहले वो 11 सेलेक्ट करते हैं, फिर उसमें से कप्तान लेते हैं हर टेस्ट पे। वो अब देखते हैं कि जो कप्तान जो है वो 11 में फिट हो रहा है तो फिर वो कप्तान रहेगा, वरना वो नहीं रहता। तो हमारे यहाँ ये है कि इस वक्त सरफराज अगर कप्तान नहीं होता तो शायद उसकी पोजीशन पिछले 7-8 मैचेस जो उसने खेले हैं टेस्ट मैचेस में, तो शायद वो टीम में नहीं होता। बिकॉज विकेट कीपिंग के लिए आपके पास रिजवान है जो कि लिस्ट ए में बहुत अच्छे फॉर्म में है, अगेंस्ट न्यूजीलैंड ए उसने बहुत अच्छे रन्स किए हैं। तो ये प्रेशर सरफराज के ऊपर है। और वाकई फिरोज साहब का पॉइंट सही है कि कप्तान इज बिकमिंग अ बिट ऑफ अ प्रॉब्लम। मगर मैं उसको फिर भी अभी सपोर्ट करूंगा, क्योंकि उसका पहला साल है, पहला एक तरह से आप देख लें। ठीक है। और जो उसने टीमें जो उसको पढ़ी हैं वो बहुत भारी टीमें पढ़ी हैं। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड से वो 1-1 ड्रॉ करके आया से 2-0 हारे अपनी कंडीशन में। सर वो तो एक 131 का टारगेट आप नहीं चेस कर सके सर। मान लिया उसकी पहली सीरीज थी ना, उसकी पहली सीरीज कैप्टन। एक और कॉलर है, इसी पॉइंट पे आते हैं दोबारा। एक और कॉलर है हमारे साथ, आई फॉरगॉट कि कहां से हैं। सवाल पूछें सर। जी कौन सा सवाल है? जी 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 मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सरफराज अहमद साहब को चाहिए कि ग्राउंड के अंदर इतना अग्रेसिव ना हो। हाँ जी, वेरी गुड पॉइंट। अपनी परफॉर्मेंस दें, उससे साबित करें कि मैं टेस्ट प्लेयर हूँ। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो हाँ, बाबर आजम को जरा ऊपर खिलाया जाए। वेरी गुड पॉइंट, वेरी गुड पॉइंट। तो इंशाल्लाह ताला जो है ना पाकिस्तान कम बैक करेगा इंशाल्लाह। सर थैंक यू फॉर योर कॉल, वेरी गुड क्वेश्चंस। शोएब साहब, दोनों सवालों पे पूछूंगा। एक तो पहले बैटिंग ऑर्डर की बात करते हैं। हमारे पास बेसिकली 4 ओपनर्स हैं। आप अजहर अली खिला रहे हैं, हु हैज़ बीन एन ओपनर फॉर यू। आप शान मसूद को खिला रहे हैं ओपनर, फ़खर जमान ओपनर, इमामुल हक ओपनर। उस इतने सारे ओपनर्स की वजह से बाबर आजम आपको नीचे, हालांकि वो नीचे से रन कर रहे हैं, लेकिन अगर आपका 1 डाउन बैट्समैन ऐसा हो बाबर आजम जैसा, जो जल्दी रन करे, अंडर प्रेशर करे, सामने वाली टीम को अच्छी टेक्निक से खेले, ऐसी बातें हो रही थी कि वो विराट कोहली काइंड ऑफ टेक्निक से खेल रहे हैं। सो डू यू थिंक कि
इसको देखना चाहिए, बाबर आजम शुड प्ले यू नो एट द वन डाउन पोजीशन, तो चीज़ें बेहतर होंगी। देखो आइडियली तो ये है कि वन डाउन पे तुम्हारा वो बैट्समैन खेले जो कि हाफ ओपनर हो। शान मसूद तो फुल ओपनर है, सही। अच्छा अजहर अली भी हाफ ओपनर है, हाफ वन डाउन है। तो अगर आपके पहले 4 प्लेयर्स जो हैं वो ओपन कर न्यू बॉल को फेस कर सकते हैं तो आपकी तो बड़ी स्ट्रांग पोजीशन होना चाहिए। अच्छा। और अजहर अली का भी केयरलेस स्ट्रोक्स थे। अब जो उसने सेकंड इनिंग में बाउंसर के ऊपर मारा या जो फर्स्ट इनिंग में उसने यहाँ से मारा, बोलूंगा मतलब ही वाजंट रेडी फॉर द बॉल आपको। हाँ, केयरलेस लेजी दोनों क्वालिफाई करते हैं। हाँ। लेकिन बात ये है कि इट्स नॉट, भाई देखो उसकी भी 40 के ऊपर टेस्ट एवरेज है, 45 के ऊपर वो खेलता रहा है अपनी पोजीशन पे, और एक टेस्ट मैच से हम बिल्कुल उसको जज नहीं कर सकते। अब देखो कि न्यूजीलैंड के खिलाफ भी जब वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आउट ऑफ फॉर्म था, लेकिन न्यूजीलैंड के खिलाफ उसने स्कोर किया था फिर। बिल्कुल। अच्छा, आपको लगता है कि दूसरा जो सवाल था इनका बड़ा वैलिड सवाल था कि सरफराज की अपनी जो परफॉर्मेंस है, उन्होंने बड़ा टुकड़ों में तोड़ के सही पॉइंट आउट किया कि एक तो वो इतना गुस्सा ना करें, सही है, एट द एंड ऑफ द डे यू आर प्लेइंग क्रिकेट, सही है, यू हैव टू एंजॉय इट, आपका प्रोफेशन है, प्रेशर आप 6 रातें 7 रातें नहीं सोते, डजंट मेक अ ह्यूज डिफरेंस टू द पीपल। लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताऊं कि सरफराज जितना अग्रेसिव था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले टेस्ट में, साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट में, जबकि कोई कम से कम 4-5 टेस्ट गुजर चुके हैं, वो इतना अग्रेसिव नहीं रहा है। वो सिर्फ एक्सप्रेशन ही बुरे थे उनके इस बार इनके। हाँ, एक्सप्रेशन तो देखो एलन बॉर्डर के भी बहुत बुरे होते थे, इमरान खान के तो वाहियात होते थे, लोगों के पाँव के नीचे से जमीन निकल जाती थी। लेकिन वो फिर इमरान खान जिस कैलिबर का प्लेयर था उसका वो लोग सुन भी लेते थे। हाँ। लेकिन योर परफॉर्मेंस इज टू दैट लेवल, एग्जैक्टली। तो मैं ये कह रहा हूँ कि बहुत से ऐसे कप्तान गुजरे हैं जो कि बहुत विजिबली अपसेट नजर आते हैं अगर उनकी बात नहीं मानी जाए या अगर कोई प्लेयर जो है सब स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस करे। इसमें सिर्फ सरफराज को ये चाहिए कि चाहे आजकल का दौर नहीं है, 80s और 90s में चल जाता था, इन द 21st सेंचुरी द स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट हैज चेंज्ड। वेरी ट्रू। आप ह्यूमन रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा अब ऊपर उठ के आ रही है। बिल्कुल सही। तो ह्यूमन रिस्पेक्ट के लिए आपको जरा ख्याल करना पड़ेगा। इफ यू हैव टू टेक द सर्विसेज ऑफ दीस प्लेयर्स, आपको प्यार से ही लेनी पड़ेंगी और वो अच्छा भी लगता है। अच्छा, इनकी जो परफॉर्मेंस है, डू यू थिंक कि वो परफॉर्मेंस भी अफेक्ट हुई है? और अगर आपका थोड़ा सा एटीट्यूड नेगेटिव भी है, लेकिन अगर आपकी परफॉर्मेंस खुद की अप टू द मार्क है, तो आप वो सारा अग्रेशन, वो सारी लीडरशिप सब दिखा सकते हैं। डू यू थिंक कि उनकी परफॉर्मेंस नहीं है, वो भी कंट्रीब्यूट करती है टुवर्ड्स हिज ऑल दीस नेगेटिव कमेंट्स? कुड बी कि वो फ्रस्ट्रेशन निकल रही हो उसकी। अब बाज़ दफ़ा इंसान अपने आप से भी फ्रस्ट्रेट होता है, तो जब दूसरे से गलतियां होती हैं तो उसके ऊपर भी निकलता है। हमें ये नहीं पता कि वो अपने आप को कितना कोस रहा होगा। सही है। हमें तो सिर्फ ये पता है ना इस वक्त कि उसने फला फील्डर के ऊपर ये बोला या उसको घूर के देखा। हमें नहीं पता वो आईने में देख के शायद अपने आप को उससे 10 गुना ज्यादा कोसता हो। तो मे बी ही इज अ प्लेयर जो कि आई थिंक ही इज, जो कि बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस रखता है अपने आप से भी और अपनी टीम से भी, और मे बी दैट इज वाई कि वो अपने ऊपर भी इतना क्रिटिकल हो रहा है। और जब आपको लगता है कि फाइनली जब हमने देखा कि शान मसूद की अच्छी परफॉर्मेंस आई, ये परफॉर्मेंस ऐसे ही नहीं आई, इस बंदे ने हार्ड वर्क किया है, बहुत हार्ड वर्क किया है, डोमेस्टिक में परफॉर्म किया है, वनडे कप में परफॉर्म किया है, ट्रांसफॉर्म किया है उसने खुद को। अब शायद आपको लगता है कि हमने देखा कि क्रिकेट कमेटी बनी है, पीसीबी में इतने सारे लोग हैं, अब लोग क्या फाइनली रियलाइज करेंगे कि जो डोमेस्टिक की परफॉर्मेंसेस हैं उनको क्रेडिट देना चाहिए? आपके पास आबिद अली जैसा प्लेयर है, मैं भी आबिद अली की बात कर रहा था कि आई थिंक इस टूर के ऊपर उसको लेना चाहिए था, ठीक है, लेकिन किसकी जगह लेते ये जरा सा क्वेश्चन मार्क था। आई स्टिल फील कि फखर जमान को हमने बहुत अर्ली टेस्ट मैचेस में डाल दिया है, उसकी टेक्निक अभी वो नहीं है। और देखो कहते हुए बुरा लगता है, लेकिन जो खरा सच है वो कहना चाहिए। उसकी जो चैंपियंस ट्रॉफी की सेंचुरी लेके हम बैठ गए हैं, वो सेंचुरी में उसकी टेक्निक जो थी वो बहुत एट फॉल्ट थी, सारे चांसेस मिले थे। हाँ, और लेकिन द थिंग इज कि उसके बाद से उसने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन वो पिच डिफरेंट थी। उसकी टेक्निक इन पिचेस के ऊपर बहुत एक्सपोज होगी। जिस तरह से वो खेल रहा था, इतना घबरा के खेल रहा था वो दोनों इनिंग्स में, और उसको जो पहली गेंद उन्होंने दी, ट्रैप किया उसे स्क्वायर लेग पे, उसके ऊपर उसका दिल इतना बड़ा हो गया कि हाँ मुझे मारने वाली गेंद मिल गई, और वो उसने उठा के लॉन्ग लेग के ऊपर कैच दे दिया। तो ये लोग साइकी से भी खेल रहे हैं साउथ अफ्रीकन बॉलर्स। आपको लगता है सर कि दो प्लेयर्स का बार बार हम सुनते हैं कि फखर जमान को जल्दी आपने इंडक्ट किया, अब हसन अली
कैन बी अ वेरी गुड बॉलर फॉर यू इन द शॉर्टर फॉर्मेट्स फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, उसको भी आप टेस्ट, जैसे आपने भी शुरू में शो में कहा कि इससे आप 11 विकेटें एक्सपेक्ट ना करें, इसकी बॉलिंग में रन्स भी आएंगे. सो डू यू थिंक कि ये 2 प्लेयर्स हैं और शादाब टू सम एक्सटेंट, जिनको आप इन तीनों प्लेयर्स को यू कुड हैव केप्ट देम फॉर द शॉर्टर फॉर्मेट और वो अच्छा सर्व करते हैं. एक्चुअली मैं हसन अली को बिल्कुल टेस्ट मैच में नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन ही इज प्रूव्ड मी रॉन्ग. देखो अच्छा, जो बात सही है उन्होंने, हाँ. उसने देखो यूएई में भी ऑन द फ्लैट पिचेस अच्छी पेस निकाली, अच्छी पेस निकाली. उसकी सिर्फ जो गलती है जो उसको काउंसलिंग की जरूरत है, और दैट्स व्हाई आई एम सेइंग अच्छी तो काउंसलिंग किसको मिल सकती है सर? मतलब आपके बॉलिंग कोच को फ्लाइंग किसेस कर रहे हैं, मतलब उससे ज्यादा तो काउंसलिंग किसी को नहीं मिल सकती सर. लेकिन जिस तरह से वो अपनी एक गेंद सही करता है, उसके बाद दूसरी गेंद ही वो या तो लेग साइड पे फेंक देता है या शॉर्ट ऑफ अ लेंथ दे देता है, जिसको तुमने बड़ा सही पॉइंट बताया कि इनको अपनी लेंथ के ऊपर अभी कंट्रोल नहीं आ रहा है. वो एक ओवर में 2 चौके भी खा जाता है, जबकि 2 बड़ी अच्छी गेंदें करता है. बिल्कुल सही. सो ही हैज, हमने फर्स्ट इनिंग में देखा था जिस तरह रबादा को उन्होंने रन्स लीक किए, वो उस पॉइंट पे नहीं चाहिए था. वो उस वक्त था कि आप लेंथ कंट्रोल करते हो. मैं बता रहा हूँ ना, ये जब बॉलर्स इन पिचेस के ऊपर जाते हैं तो इनकी आंखें इतनी खुल जाती हैं और वो चाहते हैं कि हम बाउंस आउट करके, और जो फास्ट बॉलर का एग्रेशन होता है कि मैं बाउंस करके आउट करूं, वो ये नहीं रियलाइज करते हैं कि आजकल के जो बल्ले हैं उस पे अगर जरा सा कतरी भी लग जाएगी तो वो 4 या 6 पे जाता है. सिर्फ हमारे शो का वक्त खत्म होता है. आपका बहुत बहुत शुक्रिया. इट वाज अ वेरी गुड डिस्कशन विद यू. व्यूअर्स, आपका भी शुक्रिया कॉल्स करने का. कल दोबारा आपसे मुलाकात होगी. कीप इट, सी यू टुमारो.